कड़कड़ाती ठंड का मौसम था। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी थी, जिसने प्रकृति की सुंदरता को भले ही बढ़ा दिया हो, लेकिन वन्य जीवों के लिए जीवन अत्यंत कठिन बना दिया था। आसमान से रुक रुक कर बर्फ गिर रही थी और हर तरफ बर्फीली हवा का राज था। इस कठोर सर्दी में नन्ही रीमा चिड़िया और उसकी प्यारी बेटी गुड़िया भोजन की तलाश में भटक रहे थे। उनके छोटे पेट भूख से सिकुड़ रहे थे और हर प्रयास व्यर्थ होता जा रहा था। जंगल में एक दाना भी खोजना मानो नामुमकिन सा हो गया था। माँ, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। इतनी ठंड है कि उड़ने का भी मन नहीं कर रहा। गुड़िया, हिम्मत रखो मेरी बच्ची, हमें कहीं न कहीं कुछ तो मिलेगा ही। भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाते। रीमा अपनी बेटी को दिलासा देती रही। वे दोनों एक ऊंचे देवदार के पेड़ से नीचे उतरे और बर्फ में दबे जंगल को निहारने लगे। तभी रीमा की तेज नजरों को बर्फ के नीचे फंसा हुआ सुनहरा सा कुछ अनाज दिखाई दिया। वो बहुत थोड़ा था, पर इस भयंकर भूख के लिए किसी खजाने से कम न था। देखो गुड़िया, वहाँ बर्फ में कुछ दाने फंसे हैं। जल्दी, शायद आज हमारी भूख मिट जाए। क्या सच में आज हमें खाना मिलेगा? अनाज? सच में माँ, चलो जल्दी से निकालते हैं। वे दोनों खुशी खुशी उस जगह पर पहुंचे। रीमा ने एक पतली टहनी ली और उसकी मदद से कुरेदना शुरू किया। वो धीरे धीरे बर्फ को हटा रही थी ताकि दाने सुरक्षित बाहर निकल आएं। ये काम बहुत ही मेहनत और धीरज का था, लेकिन भूख ने उन्हें ऊर्जा दी। दूर एक सूखी शाखा पर बैठा कालू कौवा और उसकी बीवी गौरी कौवी ये सारा दृश्य बड़े गौर से देख रहे थे। उनकी आंखें रीमा के अनाज पर टिकी थीं। गौरी के मन में लालच आ गया था। वाह, देखो कालू, रीमा कितना अच्छा काम कर रही है। हमारे लिए मेहनत करके खाना निकाल रही है। चलो छीन लेते हैं। अरे रुको गौरी, इतनी जल्दी क्यों? उसे पहले पूरी मेहनत कर लेने दो। उसकी मेहनत हमारा भोजन। हम क्यों अपनी पंख दुखाएं? जब वह सारा अनाज बाहर निकाल लेगी तब हम उसे धमका कर छीन लेंगे। थोड़ा सब्र करो। अरे वाह कालू, तुम तो बहुत ही चालाक हो। यह हुई ना बात। आराम से बैठकर तमाशा देखते हैं। रीमा और गुड़िया ने बड़ी मेहनत से सारे अनाज के दाने बाहर निकाल लिए। वे अपनी जीत पर मुस्कुराए और बस खाने ही वाले थे कि अचानक क्रूर कालू और गौरी वहां धड़ाम से आ धमके। अरे चिड़िया, ये क्या कर रही हो? ये अनाज तो हमारा है, जल्दी से इसे यहाँ छोड़ दो। ये क्या बदतमीजी है कालू? हमने इसे इतनी मेहनत से बर्फ से निकाला है, तुम इसे कैसे छीन सकते हो? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जंगल में जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये दाने हमारे हैं। रीमा के विरोध करने से पहले ही कालू और गौरी ने अनाज पर झपट्टा मारा। उन्होंने झगड़ा किया, रीमा को दूर धकेला और पल भर में सारा अनाज चट कर गए। गुड़िया ये सब देखकर जोर जोर से रोने लगी। माँ, वे कितने बुरे हैं। उन्होंने हमारा खाना छीन लिया। अब हम क्या खाएंगे? शांत हो जाओ गुड़िया, रोना नहीं। जो छीनते हैं उनका पेट कभी नहीं भरता। आओ हम यहाँ से चले। दुखी मन से माँ बेटी उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ गईं। कुछ दूर चलने पर रीमा की नजर फिर से बर्फ में दबे एक और फल पर पड़ी। ये गहरा बैंगनी रंग का एक जामुन का फल था। ठंड के कारण वो एकदम जमा हुआ था। रीमा ने इस बार सावधानी पूर्वक बर्फ हटाना शुरू किया। उधर पेट भर चुके कालू और गौरी फिर से उड़ते हुए आए और देखा कि रीमा फिर से मेहनत कर रही है। देखो गौरी, इस चिड़िया को अक्ल नहीं आती, फिर से मेहनत कर रही है। ये अब जामुन है। कैसी मूर्ख है ये। अरे इसे पता ही नहीं है कि मेहनत का फल तो हमें ही खाना है। जल्दी करो, इससे पहले कि ये खा ले। इस बार रीमा के जामुन पूरी तरह बाहर निकालने से पहले ही कालू ने झपट्टा मारा और जामुन उठा लिया। वे दोनों जोर जोर से हंसे और रीमा का मजाक उड़ाया। कालू और गौरी ने आधा आधा जामुन खाया, पेट भरा और रीमा को चिढ़ाते हुए वहां से उड़कर चले गए। जाने दो गुड़िया, ऐसे लोगों से बहस नहीं करते। गुड़िया, जो अभी भी थोड़ी निराश थी, जमीन पर गिरी हुई उस जामुन को देखने लगी जिसे कालू ने छोड़ दिया था। वो टूटा हुआ था, लेकिन उसमें एक छोटा सा बीज दिख रहा था। माँ देखो, हमारे पास ये जामुन का बीज है। इसे खा तो नहीं सकते, लेकिन मैं इसे अपने घर के पास मिट्टी में बो दूंगी। मेरी प्यारी गुड़िया, ये तो बहुत अच्छा विचार है, लेकिन ठंड का मौसम है। जामुन के पेड़ तो सिर्फ गर्मियों में ही उगते हैं। अभी बीज बोने से कोई फायदा नहीं होगा।
पर माँ, कोशिश करने में क्या बुराई है? मुझे लगता है ये जादुई बीज है। देखो ये कैसे चमक रहा है। गुड़िया की बात सुनकर रीमा को भी थोड़ी उम्मीद जगी। वे दोनों अपने छोटे से घोंसले के पास पहुंचे। गुड़िया ने उस जामुन के बीज को बड़ी सावधानी से अपने घर के ठीक सामने बर्फ हटाकर नरम मिट्टी में बो दिया। फिर माँ बेटी दोनों भूखे ही सो गए। अगली सुबह जब माँ और बेटी भोजन की एक और असफल खोज पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो जो दृश्य उन्होंने देखा उस पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके घर के ठीक सामने जहां गुड़िया ने बीज बोया था, वहां एक घना स्वस्थ जामुन का पेड़ खड़ा था। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि उस पर ढेरों सारे गहरे पके हुए जामुन लगे हुए थे। हाँ, वो सचमुच एक जादुई जामुन का बीज था जो ठंड की रात में भी रातों रात उगाया था। माँ और बेटी बहुत खुश हुई। माँ देखो, मैंने कहा था ना, ये जादुई बीज था। अब हम भूखे नहीं रहेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तुमने सही कहा। ये तो भगवान का वरदान है। तुम्हारी मेहनत, दया और सकारात्मक सोच का फल है। उन्होंने पेट भरकर मीठे और रसीले जामुन खाए। जामुन इतने ज्यादा थे कि उनके लिए बहुत बच गए। गुड़िया, हमारे पास इतना सारा भोजन है, लेकिन जंगल में बाकी पक्षियों को अभी भी खाना नहीं मिल रहा होगा। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ माँ, हम मदद करेंगे। जैसे हम भूखे थे वैसे बाकी सब भी होंगे। ठीक है, तुम एक टोकरी जामुन कबूतर के परिवार को दे आओ, एक टोकरी मिट्ठू तोते के परिवार को, और एक टोकरी प्यारी बुलबुल को भी दे आओ। याद रखना, हमेशा बांट कर खाने में ही सच्ची खुशी मिलती है। गुड़िया ने तुरंत वैसा ही किया। उसने सबको जामुन बांटे। सभी पक्षियों ने उन्हें ढेर सारी दुआएं दी और रीमा और गुड़िया का धन्यवाद किया। इस पूरे दृश्य को ईर्ष्यालु कालू और गौरी एक बार फिर दूर से देख रहे थे। उनके मन में अब लालच था। देखो कालू, वे कितने मजे से जामुन खा रहे हैं और हमने अपने हिस्से का थोड़ा सा खाकर खत्म कर दिया। हमें भीख मांगनी पड़ेगी अब। भीख नहीं मांगेंगे, हम चुराएंगे। इतनी मेहनत से पेड़ उगाया है, अब हम रात को सारे जामुन चुरा लेंगे। यह पेड़ हमारा होगा। जैसे ही रात हुई और चारों ओर चांदनी फैल गई, लालची कालू और गौरी चुपके से जामुन के पेड़ के पास पहुंचे। चलो गोरी, मैं जामुन तोड़ता हूँ। कालू जैसे ही पहला जामुन तोड़ने के लिए पेड़ की टहनी छूने वाला था, उसे अचानक बिजली का एक तेज झटका लगा। जोरदार कांव कांव की आवाज के साथ वो नीचे गिर पड़ा। दरअसल रीमा ने समझदारी दिखाते हुए जादुई जामुन के पेड़ की सुरक्षा के लिए उस पर एक सूखी जादुई बेल लपेट दी थी, जो चोरी करने वाले को बिजली जैसा हल्का झटका देती थी। गोरी, ये क्या था? मुझे करंट लगा। इस पेड़ पर तो बिजली है। कालू, ये तो जादू है। लगता है रीमा ने चोरी रोकने के लिए पेड़ पर कोई जादुई सुरक्षा लगा दी है। डर और अपमान से भरे कालू और गौरी वहां से रोते हुए भाग गए। वे ठंड में भूखे ही रह गए क्योंकि उन्होंने मेहनत, दयालुता और ईमानदारी को ठुकराया था। अगले दिन रीमा चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया ने जामुन खाए, बांटे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। उन्होंने सीख लिया था कि मेहनत और नेकी का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही मौसम कितना भी कठोर क्यों न हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के प्रति दया का भाव ही हमें जीवन में सफलता और सच्ची खुशी दिलाता है, जबकि आलस और लालच हमेशा दुखी और भूखा ही रखता है। एक जंगल में टुन्नू नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक कच्चे घर में रहता था। उसका घर पुरानी लकड़ी और घास से बना हुआ था, जो सर्दी और बारिश से बचने के लिए पर्याप्त नहीं था। टुन्नू दिन रात मेहनत और मजदूरी करता, लेकिन वो इतने पैसे नहीं कमा पा रहा था जिससे वो अपने परिवार के लिए एक पक्का घर बना सके। इस बार भी कड़ाके की सर्दी थी। एक रात बर्फ के साथ बहुत ज्यादा बारिश आनी शुरू हो गई। बर्फ और तूफान एक साथ उस रात अपना कहर बरसा रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरा गरम टोपी बिल्कुल गीला हो गया है। माँ, मुझे भी बहुत ठंड लग रही है। सब बारिश के पानी से गीले हो रहे हैं। रीमा, तेज हवा और बारिश में घास नहीं टिकेगा। मैंने घास भी टिका कर देख ली है। सुनो जी, घर की छत पर सूखा घास और बिछा दो। बारिश का सारा पानी
हमारे ऊपर गिर रहा है। बच्चों को भी बहुत ठंड लग रही है। ये कंबल पूरी तरह से भीग चुका है। मैं थोड़ी आग जला देता हूँ। टुन्नू आग जला देता है। रीमा और टुन्नू पूरी रात बच्चों को बाहों में समेटे बैठे रहे। अगले दिन जब टुन्नू उठकर बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके घर का एक हिस्सा पूरी तरह से ढह चुका था। आंधी और बारिश ने कच्चे घर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हे भगवान, अब मेरे परिवार का क्या होगा? मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊँगा? हे भगवान, ठंड तो बढ़ती जा रही है। टुन्नू जी, हमारे पास तो अब रहने की कोई जगह नहीं। ठंड से कांपते हुए ये रात तो निकल गई, पर आने वाली अगली कई रातें हम कैसे गुजारेंगे? वो बेबस होकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। टुन्नू के पास कोई रास्ता नहीं था। परिवार के नाम पर जंगल में उसका कोई नहीं था। अगले कई दिनों तक टुन्नू का परिवार पेड़ों पर ही दिन गुजारता रहा। एक दिन टुन्नू को एक गोदाम में कंटेनर में सामान भरने की नौकरी मिल गई, जिससे टुन्नू को रोजाना के पैसे मिलने लगे। एक शाम जब टुन्नू कंटेनर में सामान ढोने के बाद छुट्टी के समय जाने लगा, तब कबूतर मालिक ने टुन्नू से कहा, टुन्नू, वो पुराना कंटेनर अब काम का नहीं है, बेकार हो चुका है। इसमें जंग लग गया है, इसे किसी कबाड़ी वाले को बेच दो। टुन्नू ने उस कंटेनर को ध्यान से देखा तो उसके मन में एक विचार आया। अगर ये कंटेनर में रख लूं और इस कंटेनर का घर बना लूं तो परिवार को रहने की जगह मिल जाएगी। मालिक से बात करता हूँ। क्या हुआ? टुन्नू किस सोच में डूब गए? मालिक, क्या आप इस कंटेनर को मुझे दे सकते हैं? मेरे घर परिवार के काम आ जाएगा। क्या करेगा तू इसका? मालिक, मैंने आपको बताया था ना, बारिश और तूफान में मेरा घर जो है टूट गया। सोच रहा हूँ सर्दी के दिन है, जब तक कोई रहने की जगह नहीं मिलती तब तक इस कंटेनर में ही एक घर बना लूंगा। कम से कम ठंड में कंटेनर घर तो होगा, तो हमें रहने के लिए छत मिल जाएगी। ये बात है तो फिर तो मैं तुझे मना नहीं करूंगा। ठीक है, ये तू ले जा, पर क्या तू इस कंटेनर में रहने के लिए घर बना पाएगा? कोशिश करूंगा मालिक। ठंड से बचने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। धन्यवाद मालिक। टुन्नू बहुत खुश था, क्योंकि उसे अब रहने के लिए इधर उधर सड़कों पर भटकना नहीं पड़ेगा। उसने मन ही मन ठान लिया था कि वो कंटेनर से घर बनाकर ही रहेगा। और फिर टुन्नू ने जंगल के किनारे खाली मैदान में कंटेनर को रखवा दिया। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। ये तो बहुत गंदा है, पहले इसे साफ करना पड़ेगा। लाओ, मैं इसे धोने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ। हाँ, चलो पहले इसे साफ ही कर लेते हैं। मैं जंग को थोड़ा रगड़ देता हूँ और जहाँ से थोड़ा टूटा हुआ है थोक कर ठीक भी कर देता हूँ। पापा, हम भी घर बनाने में आपकी मदद करेंगे। हाँ पापा, अब बिना छत के रहने से बहुत ठंड लगती है। हम इस नए घर में रहेंगे पापा, हमें अब ठंड नहीं लगेगी ना? नहीं, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी बेटा। मैं इस कंटेनर घर को ठंड के हिसाब से ही तैयार करूंगा। हवा का नामो निशान भी नहीं आएगा इस घर के अंदर। मैं इसे हर तरफ से ढक दूंगा। टुन्नू ने कंटेनर को साफ किया, लोहे की जंग को रगड़कर हटाया। उसने पेंट का एक डिब्बा लिया और पूरे कंटेनर को पेंट कर दिया, और एक कबाड़ी वाले से कुछ बेकार लकड़ी के टुकड़े खरीद लिए और उन्हीं से उसने कटिंग करके लकड़ी के दरवाजे और बना दी, ताकि बारिश का पानी अंदर ना आ सके। फिर सूखा घास पूरे कंटेनर के अंदर लगा दिया, ताकि ठंडी हवा ना आ सके। टुन्नू अभी घर बना ही रहा था कि तभी उसे पता चला कि पड़ोस के जंगल में एक सेठ कंबल बांट रहे हैं। रीमा, हमें गर्म कपड़ों और कंबल की बहुत जरूरत है। चलो ना एक बार देख लेते हैं, शायद हमें भी कंबल मिल जाए। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड से बचने के लिए हमें चादर और कंबल की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे पास नहीं है। रीमा और टुन्नू जंगल में पहुंचे तो सेठ भी सभी गरीबों में कंबल बांट रहे थे। टुन्नू भी रीमा के साथ लाइन में खड़ा हो गया। फिर वो गर्म कपड़े लेकर घर आते हैं। उस दिन से वो गरीब परिवार उस कंटेनर के अंदर आराम से रहने